नमस्कार दोस्तों। इस देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए कुछ भी लिखने के लिए तैयार है और कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। उन्हीं में से भाई साहब एक ही व्यक्ति निकल कर आते हैं। इन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि देश के अंदर ना तो बेरोजगारी समस्या है, ना रोजगार समस्या है। वास्तविकता में ये कोई समस्या ही नहीं है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि कुछ भी लिखने के लिए तैयार है और कुछ भी बोलने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तविकता में जो सच्चाई है उस पर ये कभी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वो बताता हूं आपको। सबसे पहले इनका ये कम्युनिटी टैब देखिए। अब इसके अंदर इन्होंने एक शब्द का यूज किया गया है जिसका नाम है मिक्स ब्रीड हिंदू। अब ये मिक्स ब्रीड शब्द डेफिनेटली राहुल गांधी जी के लिए यूज किया गया क्योंकि उनका चित्र भी दिखाया गया है। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, इंडिया के अंदर कितने ही ऐसे लोग होंगे जो मिक्स ब्रीड कैटेगरी के अंदर आते होंगे? क्या संविधान के किसी भी आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि मिक्स ब्रीड व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? एक व्यक्ति जो कि तड़ीपार है, वो सरकार के सर्वश्रेष्ठ पदों पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बैठ सकता है, यानी कि तड़ीपार व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ पदों पर बैठ सकता है, लेकिन मिक्स ब्रीड व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। ये है कॉमन सेंस है। अब देखिए, यहां पर मैं राहुल गांधी का पक्ष नहीं ले रहा हूं या फिर मैं किसी और पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं आपको सीधी सीधी सी बात बता रहा हूं कि अगर कोई तड़ीपार व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ पदों पर बैठ सकता है सरकार के अंदर, तो मिक्स ब्रीड व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? यानी कि आपकी बात पर तो कॉमन सेंस और दूसरे की बात नॉनसेंस। इसी तरह का मैं आपको एक और कम्युनिटी टैब दिखाना चाहूंगा जिसका नाम है केरला स्टोरी पर, जो इन्होंने ट्वीट किया गया है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या? अगर आप इन्हीं के कम्युनिटी टैब के कमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको ऐसे कई कमेंट्स दिखेंगे जिनके अंदर लोगों ने उनसे ये बात पूछी है कि भैया उस समय रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा था, इस पर एक ट्वीट क्यों नहीं आ सकता आपका? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अब मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो चुकी है, इतने सारे कांड हो चुके हैं मणिपुर के अंदर। मैं चैलेंज देकर कह सकता हूं उन व्यक्ति को कि इनकी औकात नहीं कि सरकार से पूछ सके कि 80 दिनों से मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री जी आखिर कर क्या रहते हैं, जब वो यूएस जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं। इनके पास टाइम नहीं था मणिपुर के जाने। और अभी भी हुआ क्या है, अभी भी प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि शांति की अपील करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना संसद के अंदर आने के लिए तैयार है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों को डिफेंड क्यों करना चाहते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि चीजें जल्दी नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन हुआ क्या? ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी के सामने एक सवाल खड़ा किया है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। अब यहाँ पर इन्होंने केरला स्टोरी पर जो भी ट्वीट किया, जो भी कम्युनिटी टैब डाला, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज से है कि अगर ये कम्युनिटी टैब डाल रहे केरला स्टोरी पर, जो चीज हो चुकी है, जो चीज अभी चल रही है, उस पर कोई कम्युनिटी टैब नहीं आएगा, ना कोई ट्वीट आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर अभी सरकार की गलती है। जब रेसलर प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी ना कोई ट्वीट आएगा, ना कोई कम्युनिटी टैब डाला जाएगा, चुप्पी साध दी जाएगी, होने दो जो हो रहा है। जब किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था काले कानूनों के खिलाफ, जब 700 किसान मरे गए, तब भी ऐसे लोग चुप रहते हैं, सरकार की चाटुकारिता के अंदर लगे रहते हैं, लेकिन एक भी ट्वीट नहीं आता, एक भी कमेंट नहीं आता। चाहे किसान मरे, चाहे रेसलर प्रोटेस्ट हो रहा हो, चाहे मणिपुर जल रहा हो, चाहे राज्य जल रहा हो, इनको ग्रोथ से मतलब है। ग्रोथ लाने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस तरह के लोग। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम महंगाई के ऊपर बात करते हैं। इनकी वीडियो के अनुसार कि महंगाई अगर बढ़ी है तो इनकम भी तो डबल हुई है लोगों की, और उसका एनालिसिस भी उन्होंने हवेली पर बैठकर ही किया है, क्योंकि जो एग्जांपल इन्होंने दिया है वो दिया है इनकी टीम मेंबर्स का ही, कि हमारे लोग जो हमारे काम कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, उनकी इनकम डबल से भी ज्यादा हो। अब मैं आपसे बस एक डाटा लाने के लिए कहता हूं कि इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जो कमा रहे हैं और उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम डबल हो चुकी है, और फिर मुझे ये डाटा ला कर दीजिएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम डबल नहीं हुए। वो मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो महंगाई है वो तो सभी पर डबल हो चुकी है। हर एक व्यक्ति पर 140 करोड़ लोग अगर जनसंख्या है तो 140 करोड़ लोगों पर पूरी महंगाई डबल हो चुकी है। लेकिन इनकम क्या 140 करोड़ लोगों की डबल हो चुकी है? तो आंसर आता है बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों बांट रही? सरकार ही जब इस बात को मान रही कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, तो आप फिर किन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी इनकम डबल हो चुकी है? अब चूंकि अगर आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा नहीं हुई, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, और इस एग्जांपल को कोई भी व्यक्ति क्रॉस चेक कर सकता है। आप जितने भी दुकानदार हैं जो कि परचूनी की दुकान आप देखते हैं, वहां पर किसी न किसी लड़के को वो काम पर जरूर लगा कर रखते हैं। तो मैं चाहता हूं आप में से कोई भी व्यक्ति उनसे पूछे कि आपकी सैलरी क्या है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि जितने भी लोग उन परचूनी की शॉप्स पर काम कर रहे हैं ना, उनकी एज 16 साल से लेकर के 22 साल के बीच में होगी ज्यादातर लोगों की। और यहाँ पे एक और फैक्ट आपको बताता हूँ, उनमें से 60% लोगों की सैलरी जो है वो 10,000 रुपए से शुरू होगी और 20,000 के अंदर अंदर खत्म हो जाए। और यहाँ पर भी एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। वो पता है इंटरेस्टिंग बात बताइए, कि जिस समय लोगों को पढ़ना चाहिए, जिस समय उन बच्चों को पढ़ना चाहिए था 16 साल, 17 साल, 18 साल, 22 साल की उम्र के अंदर, उस समय वो काम कर रहे हैं। फिर जब उनसे आप ये पूछेंगे कि वो काम क्यों कर रहे हैं, फिर वो बताएंगे किसी के पिताजी नहीं, किसी के माताजी नहीं, वो अपने घर परिवार को संभालने के लिए काम कर रहे हैं। अब यहां पर मुझे बताइए कि इतनी महंगाई के अंदर 15,000 के अंदर लोग कैसे काम कर रहे हैं? और अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको हजारों लोग बताऊंगा जो 11,000 के अंदर काम कर रहे हैं, 12,000 के अंदर काम कर रहे हैं, 17,000 के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे हजारों लोग आपको दिखा सकता हूं। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन चलिए, एक घर के अंदर अगर वो खुद व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उसका एक बच्चा है जो स्कूल जाने लायक हो गया है, इसके अलावा उसके माता पिता है, तो 5 लोगों के परिवार के अंदर 17,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति इस महंगाई के अंदर कैसे सर्वाइव कर पाएगा, कैसे बचा पाएगा, कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा पाएगा जो कि इतना ज्यादा महंगा
महंगा हो चुका है और कैसे वो पैसे सेव कर पाएगा और सब चीज़ों के करने के बाद वो कैसे अपना पैसा बचा पाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, इस पर भी एक वीडियो बनाकर जरूर बना। इसी महंगाई को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करता हूँ। चलिए एक सिंपल से सब्जी बनाने का प्रयास करते हैं। सब्जी के अंदर सबसे पहले आप क्या डालेंगे? ऑयल डालेंगे। आपने देखा होगा अभी हाल ही के अंदर, चूंकि तो इलेक्शन आने वाले हैं तो ऑयल की कीमत कम हो गई। ऑयल की कीमत 200 रुपए 210 रुपए लीटर मिल रही थी, वो भी कितने समय से देखने को मिल रही है। अब मुझे बताइए कि जिस समय जो तेल है वो 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए किलो मिल रहा था, वही तेल आज 200 रुपए किलो मिल रहा है। महंगाई डबल हुई है। उसके बाद आप क्या डालते हैं? जीरा या राई डालते हैं। 150-200 रुपए किलो की जीरे की कीमत आज 800 रुपए किलो 700 रुपए किलो हो गई। कितने गुना होगी? 4 गुना। इसके बाद अगर आप मिर्ची धनिया हल्दी कुछ भी डालते हैं, सबकी कीमत 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना तक हो चुकी है। उसके बाद आप क्या डालेंगे? सब्जी डालेंगे। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होता हूँ, अगर मैं चाहता तो आज मैं टमाटरों का एग्जांपल ले सकता था। फ्लो के अंदर लोग सारी बातें मान जाते हैं सर कॉमन सेंस के अंदर, लेकिन मुझे भी पता है कि टमाटरों की कीमत के बढ़ने के पीछे का रीजन मान सुने, इसलिए मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो कि ज्यादातर लोगों को सोच में सकते हैं। मुझे बताइए कि लौकी कितने लोग खाते हैं? लौकी को जिसे लोग सूंघते भी नहीं थे 2014 के अंदर 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो के अंदर मिलती थी, वही लौकी आज 40 रुपए किलो 60 रुपए किलो और इवन 80 रुपए किलो तक में मिल रही है। कितने गुना हो चुके हैं? मैं गई 5 गुना 6 गुना। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 20 रुपए की नमकीन खरीद कर सब्जी बना रहे हैं ताकि वो सब्जियों के पैसे बचा सकते हैं। 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है मैडम, पता नहीं कितने लोग भरवा पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्रालय का आंकड़ा है। 4.5 करोड़ लोग, आधे उज्ज्वला के लोग पहला सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। एक बार जो भरकर मिल गया उसके बाद रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। 1200 का सिलेंडर है, 400 का मिलता था, 90 का सरसों का तेल था, 220 का है। आटे पर जीएसटी भी सरकार ने लगा दिया है। फिर वही बात घूम फिर कर निकल कर आती है कि अगर सभी लोगों की इनकम डबल हो चुकी है तो फिर इस तरह से लोग सरवाइव क्यों कर रहे हैं? क्यों उनकी जो सैलरी है वो 11,000 रुपए मिल रही है, 12,000 रुपए मिल रही है, 15,000 रुपए मिल रही है? यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है एजुकेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ एक पॉइंट, अगर हमारे देश की जीडीपी को अगर आप नंबर 1 बना दे और उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तब भी, तो भी हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इसके 2 रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी रोजगार की बात कर लेते हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो वास्तविकता में एक सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ और वो सच्चाई इनकी खुद की वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगी। इन्होंने ये कहा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब देने की बात कर रहे हो, तो फिर आप 1947 के अंदर जी रहे हो। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि खुद की बात कॉमन सेंस कैसे लगती है और दूसरों की बात नॉनसेंस कैसे लगती है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर जिस तरह के लोगों की डेवलपमेंट हुआ है उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से एक पॉइंट निकल कर आता है। हरियाणा के अंदर कोई भी यूथ जो है वो शुरुआत से ही आर्मी की तैयारी करना शुरू करता है। उनको खेल कूद के अंदर बहुत दिलचस्पी होती है। और अगर हम इंडिया के पेरेंट्स की बात करें तो उनकी सोच हमेशा से ये होती है कि उनको एक ऐसी जॉब मिले उनके बच्चों को जो पूरी तरह से सेफ हो। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से समझिएगा, जिन बच्चों की परवरिश, जहां पे जो हरियाणा की बात कर रहा हूं, जिन बच्चों की परवरिश ही इस तरह से हुई है कि उनको गवर्नमेंट जॉब दिला सके, फिर वो बच्चा जिसकी तैयारी कर रहा है वो भी एक आर्मी है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही आती है। फिर वो बच्चा जिसका सपना देख रहा है वो भी एक गवर्नमेंट जॉब है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मेहनत भी उसी चीज के लिए कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है, तो क्या उसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है? आर्मी के अंदर कोई व्यक्ति जाना चाहता है, उसका सपना है आर्मी के अंदर जाना, तो मुझे बताइए कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाना सरकार की गलती नहीं। तो जिस व्यक्ति की परवरिश गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से हुई, उसकी मेहनत भी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से और उसका सपना भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही जाने, ऐसे व्यक्ति की सोच को आप 1947 की सोच कैसे कह सकते हैं? मुझे कैंसेंस बताइए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है जिसको भी समझना जरूरी है। इनकी वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात और की कि सरकार के पास बहुत पैसा है, पिछली सरकारों के पास पैसा नहीं था। फिर मुझे एक बात बताइए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी क्यों देखी जा रही है, नर्सेस की कमी क्यों देखी जा रही है? अगर सरकार के पास पैसा है और अगर वैकेंसियां निकाली जा सकती हैं तो सरकार और वैकेंसियां क्यों नहीं निकालती डॉक्टरों के लिए? क्यों डॉक्टरों के इतने पद खाली पड़े हुए हैं? रीजन ये कि सरकार की हालत खराब है पैसों के अंदर। इसके अलावा अगर हम रेलवे की बात करें तो सदन में ये बात हो चुकी है कि 50,000 नौकरियां खाली है सर रेलवे के अंदर। अगर सरकार के पास पैसा है, रेल को लगभग 50,000 लोगों की आवश्यकता है, तो सरकार उसकी पूर्ति क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि सरकार के पास जेब खाली है, सरकार के पास पैसा है नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी डाटा लाकर दे, लेकिन जो चीज ग्राउंड रियलिटी पर आपको दिखाई दे रही है, क्या उसको मानने से इनकार नहीं कर सकते? आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। अगर सरकार के पास इतना ही पैसा है तो एजुकेशन बजट को कम क्यों किया गया? उस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? नहीं पता है। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाएंगे? 18%। सेकंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर, सेकंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन पे। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हम यहाँ मत पूछिए, यहाँ पर एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमें। और अगर सरकार के पास इतना ही पैसा है तो मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 10 साल के अंदर कितने गवर्नमेंट स्कूलें बनाई गई हैं और कितने गवर्नमेंट स्कूलों को रिनोवेट किया गया है, कितने अच्छी तरह से गवर्नमेंट स्कूलों को चलाया जा रहा है। अगर सरकार के पास इतना ही ज्यादा पैसा है
तो देखिए वास्तविकता में पता है क्या बात है, वास्तविकता में बात है कि सरकारी नौकरी के कई पद खाली हैं, बहुत सारे पद खाली है, लेकिन सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। ये सबसे पहली बात कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना एक बार, मन की बात कभी हम लोग का भी सुनिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं बड़ा अजीब सा लगता है उनको, आपको समझ में नहीं आता, रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहां बोलेगा अपने मन की बात? आप खुद बताइए, आपका गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है। कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब, 2017 का बात बता रहा है। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए, यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे गवर्नमेंट तुरंत बोलेगी कोरोना था, कोरोना इसलिए हमने कोरोना को हटा दिया। ये कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना आपको, एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है, यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। लेकिन बस यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? समस्या है कि लोग और चाटुकार लोग खासतौर पर इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि सरकार सरकारी नौकरियां दे नहीं पा रही है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपये कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होता। और यहाँ पर मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं के नेता से एक सवाल पूछा गया कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, उसको सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर उसने गवर्नमेंट जॉब का नाम नहीं लिया, उसने बोला बेरोजगारी चरम पर है। उसने उस बात को कश्मीरी पंडितों के साथ जोड़ दिया ताकि उसको हिंदू मुसलमान पर ले जाया जा सके। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ऐसे एक व्यक्ति से पूछा गया कि इतनी सारी महंगाई बढ़ती जा रही, छोटे छोटे कीमतों के दाम बढ़ते जा रहे, सब्जियों के सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसने ये बात कहा कि वो लोग करप्शन कर रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही है। वास्तविकता में एक बात कहूं, अरविंद केजरीवाल ने एक बात बिल्कुल सटीक कही, और वो सटीक बात यह है कि इन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी। किसी से भी कुछ भी पूछ लीजिए, इनके नेताओं से कुछ भी नहीं पता। एक क्लिप है लल्लन टॉप की जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि भैया जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। इनको जीडीपी की फुल फॉर्म तक नहीं पता इनके नेताओं। ऐसे लोग तो इन्होंने सिस्टम के अंदर रखे हुए हैं। फिर मुझे बताइए सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा और उसके अंदर किस तरह से ग्रोथ आ सकती है। अब इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी तारीफ भी सुन लीजिए। वास्तविकता में इस पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति ने काम किया है जिसका विजन दिखाई देता है, जिसका जो काम है वो ग्राउंड के ऊपर दिखाई देता है, तो वो है नितिन गडकरी सर। वास्तविकता में इस व्यक्ति के अलावा कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति होते हो तो जो काम उसने आज 2023 के अंदर करके दिखाया है वो काम 2030 तक हो पाता। ये है उस व्यक्ति का विजन। लेकिन उस व्यक्ति के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने वास्तविकता में ग्राउंड पर लेकर रहते हुए लोगों के लिए काम किया। तो वास्तविकता यह है कि सभी लोगों की इनकम डबल नहीं हुई, और ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए के अंदर है, और वो आज भी इसी तरह से काम कर रहे हैं और इसी महंगाई के अंदर वो अब कॉम्प्रोमाइज करके अपना पेट पाल रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं रोजगार, तो रोजगार की वास्तविकता में बात यह कि अगर हम प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो वो आपकी स्किल पर डेवलपमेंट होता है कि जितने आपकी स्किल है उस हिसाब से आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वास्तविकता में अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट जॉब सरकार नहीं दे पा रही है, गवर्नमेंट जॉब सरकार नहीं जनरेट कर पा रही है। अब फिर चाहे रीजन कुछ भी पता है सरकार, लेकिन वास्तविकता में यही सच्चाई है। एक और एग्जांपल देकर बता देता हूं, आपने अग्निपथ योजना के बारे में जरूर सुना होगा। अग्निवीर बने, कितने समय के लिए बने? केवल 4 साल के लिए अग्निवीर बने। उसके बाद क्या होगा? आर्मी ऑफिसर होगा। कुछ भी कीजिए आप, कुछ भी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार। अब यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताइए, इसका जब उनसे रीजन मांगा गया तो उनमें से एक रीजन पता है क्या बताया? कि इससे सरकार की जो पेंशन का बोझ है वो कम हो जाएगा और सरकार के पास पैसा बचेगा। तो फिर ये पैसा आर्मी वालों से क्यों लिया जा रहा है? आर्मी वालों को क्यों चूसा जा रहा है इसके लिए? यहाँ पर जो एमपी एमएलए हैं, जो एक बार एमपी एमएलए बनते हैं उनको जीवन भर पेंशन दी जाती है। वो पेंशन क्यों नहीं कट जा सकती? सरकार के कितने लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे। जो भी चीजों को फ्री के अंदर जाती है, पेट्रोल हो, बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी सब कुछ बंद कर दिया जाए, कितने करोड़ों रुपए बचेंगे सरकार के। लेकिन औकात नहीं है इस चीज को करने की, और ना इन भाई साहब की औकात है कि इस पर एक ट्वीट कर सकते हैं, ना इस पर बात की जा सकती है। ऐसा करने की हिम्मत नहीं है लोगों को। मैं पूछता हूं इन भाई साहब से कि इनकी औकात है कि मणिपुर पर एक ट्वीट किया जा सके और ये कह सके कि 80 दिनों से सरकार क्या क्या रही थी? फार्मर प्रोटेस्ट पर एक ट्वीट करके दिखा सकते, रेसल प्रोटेस्ट पर एक ट्वीट करके दिखा सके। ग्रोथ के नाम पर आप किन किन चीजों को मानेंगे? ग्रोथ के नाम पर आप ये कहेंगे कि 700 के नाम किसान मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है? उनसे जो वादे किए गए वो आज तक पूरे नहीं किए गए। 700 किसान मारे जा सकते हैं ग्रोथ के नाम पर। अब यहां पर मुझे बस एक बात बता दीजिए, क्या हम किसी अंग्रेज से लड़ रहे हैं, किसी मुगलों से लड़ रहे हैं जो हमें इस तरह से बलिदान देने होंगे कि जब तक बलिदान नहीं देंगे देश में ग्रोथ नहीं आएगी? क्या पूरा राज्य जल जाए, लोगों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से आपको? अगर पड़ता है इस बात से, और जैसे केरला स्टोरी पर एक ट्वीट किया है तो ट्वीट करके पूछिए सरकार से कि 80 दिनों से वो कर क्या रहे थे और अभी भी वो चुप्पी साधे हुए क्यों बैठे। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की ग्रोथ की। जैसे कि आप कहते हो अपने वीडियो के अंदर कि ग्रोथ भी तो जरूरी है ना, ग्रोथ भी तो आएगी ना। तो मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर आप जीडीपी में नंबर 1 कंट्री बना दो देश को, सबसे नंबर 1, और उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री हो तब भी,
तो भी इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके दो रीजन मैं बता देता हूं कैसे। सबसे पहला है एजुकेशन। अब आप देख लीजिए 2014 के बाद से, मुझे डाटा लाकर दे दीजिएगा इस चीज का, 2014 के बाद से आज 2023 होने का है, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव किया है प्रधानमंत्री जी ने, कितनी गवर्नमेंट स्कूलें बनाई, और जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं उनकी फीस क्या है, और जो व्यक्ति 15,000 रुपए 20,000 रुपए कमा रहा है क्या उसको अफोर्ड कर सकता है क्या। इन 9 साल 10 साल के अंदर कितनी गवर्नमेंट स्कूलें बनी, कितनी अच्छी पढ़ाई होने लगी, क्या सिस्टम के अंदर बदलाव किया। एजुकेशन के लिए सरकार वास्तविकता में आखिर कर क्या रही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास, कोई डाटा अवेलेबल नहीं होगा, कोई ग्राउंड रिपोर्ट आप मुझे लाकर नहीं दे सकते, ये मेरी गारंटी है आपसे। और जो दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ इस देश का वो है लॉ। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी सरकार ही खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉ को नहीं मान रही, तो जब सरकार ही लॉ को नहीं मान रही है तो सरकार लॉ का पालन तो करवा ही नहीं सकती। एग्जाम्पल देता हूं, अभी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था उस पर केजरीवाल जी को जीत मिली, उन्होंने फिर अध्यादेश क्यों लेकर आए, उस अध्यादेश की मुझे डाटा लाकर दीजिए कि वो अध्यादेश क्यों लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाकर वो अध्यादेश क्यों लाया गया, क्यों कानून बदलने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। नहीं बता सकते, बताता हूं क्यों, क्योंकि सरकार उनकी खुद की नहीं है। जिन भी राज्यों के अंदर उनकी सरकार है, गुजरात के अंदर जिन भी राज्यों के अंदर उनकी सरकार है, मुझे बता दीजिए कि एजुकेशन के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर वहां पे हालत क्या। और उनमें से भी ऐसे कई राज्य मिलेंगे आपको जिनके अंदर इनकी सरकार 10-10 साल से 15-15 साल से 20-20 साल से होगी। मुझे बता दीजिए कि 15 साल 20 साल के अंदर कितनी गवर्नमेंट स्कूलें बनी और कितनी अच्छी शिक्षा लोगों को मिल रही है। और अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ की तो इन्होंने पूरी ही हालत खराब कर दी है। बिल्किश बानो केस के बारे में तो आपको पढ़ाई होगा, मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा। इसके अलावा भी आपने रेसलर प्रोटेस्ट भी देख लिया कि रेसलर प्रोटेस्ट के अंदर भी कितनी चुप्पी साधी हुई प्रधानमंत्री जी ने। लॉ की तो ऐसी तैसी कर रखी है उन्होंने। इसके अलावा भी आपने मणिपुर के अंदर ही देख लिया होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उंगली करना शुरू करी, सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया, वीडियोस वायरल हो गई उस लड़की की, तब जाकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और उस पर भी राजनीति कर गए सर। तो अब मुझे बताइए, अगर आप इस देश को जीडीपी के अंदर नंबर 1 बना भी जाए, ये जीडीपी के अंदर सबसे बढ़िया देश बन जाए पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपकी जान की ही कोई कीमत नहीं है, तो फिर इससे क्या मतलब। ऐसी ग्रोथ से हमें क्या देखने को मिलेगा सर, कोई चीज देखने को नहीं मिली। तो अब मुझे यहाँ पर बताइए कि जिस देश की जीडीपी नंबर 1 हो गई है, लेकिन वहां पर लॉ की ऐसी हालत हो रही है जिसकी आपकी जान की ही कीमत नहीं है। 150 लोग यहाँ पर मर गए, किसान प्रोटेस्ट के अंदर 700 लोग मारे गए, देश की महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी हुई है, इतनी सारी चीजें हुई है। बिल्किश बानो का केस तो आपने देख ही लिया होगा। तो इतनी सारी चीजें हो रही है, लॉ की ऐसी तैसी कर रखी है 10 साल के अंदर। यूपी के अंदर धड़ाधड़ इनकाउंटर हो रहे हैं, जहां पर कानून व्यवस्था इनकाउंटर के लिए नहीं कहती सर, कानून व्यवस्था कहती है कि आप पहले साबित करो इस चीज को कि एक गुनहगार है, उसके बाद आपको सजा, और वो सजा भी कानून ही देगा। इनकाउंटर किसी भी चीज का हल नहीं हो। तो जिस व्यक्ति के राज के अंदर कानून व्यवस्था और एजुकेशन सिस्टम की पूरी ऐसी तैसी हो गई है, मुझे नहीं लगता अगर नंबर 1 देश बन भी गया तो भी इस देश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और यहाँ पे बस जाते जाते मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। ये कई बार ये कहता है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने, अगर मोदी जी नहीं होते तो हम कोरोना से नहीं निकल पाते, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। तो फिर मुझे लगता है इन्होंने 1991 का इतिहास ही नहीं पढ़ा, जब हमारे पास केवल 15 दिन का सामान खरीदने का खर्चा था, बस केवल और केवल 15 दिन का। तेल वालों ने मना कर दिया, मेडिकल वालों ने मना कर दिया, तो केवल 15 दिन का पैसा था। उस समय वही मनमोहन सरकार, जिनको आप मौन सरकार कहते हैं, उसी मनमोहन सरकार हमारे देश के सोने को गिरवी रखा इंग्लैंड के अंदर, वहां से पैसा लगाए और ऐसी तरक्की करी हमने कि पीपीपी के अंदर हम 2014 के अंदर जब उन्होंने सरकार छोड़ी, तीसरे पायदान पर थे और आज भी हम तीसरे पायदान पर। अब मनमोहन सिंह को कुछ लोग अंधाधुंध गरियाने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप इतिहास उठाइए, 1991 में हमारे देश की हालत इतनी खराब थी कि मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। सोचिए, आप लोग भी, कोई व्यक्ति भी इतना गरीब नहीं होगा जिसके पास केवल 15 दिन का खर्चा होगा। 15 दिन में भारत बिकने वाला था, लोगों को लगा था कि फिर गुलाम होगा। उस समय पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि कुछ भी कीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री तक का पावर देते हैं, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, देश को बचाइए। ये व्यक्ति को देखिए, भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा, जबकि उस समय गल्फ वार, खाड़ी युद्ध चल रहा था। उस विषम परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसे आप प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये क्या है निजीकरण, उदारीकरण। लेकिन मनमोहन सिंह की देन थी, और उन्होंने जब अर्थव्यवस्था को संभाला तो इस कदर पटरी पर संभाला कि पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए पीपीपी के मामले पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि 2019 के अंदर जब कोरोना आया था तो केवल प्रधानमंत्री जी ने अकेले कुछ नहीं किया। उस समय सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, सारी मेडिकल टीम उपलब्ध थी, इतने सारे रिसर्च सिस्टम उपलब्ध थे, सब कुछ उपलब्ध था। और आप देखेंगे इंडिया के अंदर एक लहर सी छा गई थी, कितने ही लोगों ने एक दूसरे की सेवाएं करी, लोगों को भोजन खिलाया। लेकिन 1991 के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी, ना तो कोई देने वाला था, ना कोई पूछने वाला था 1991 में। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर इस सरकार ने इतने ही अच्छे काम किए, सारे अच्छे काम किए, तो आज तक इन्होंने कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले बस मैं एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा, जब भी इस तरह की बात निकल कर आती है तो फिर ये ऐसे लोग पता किस तरह से डिफेंड करते हैं। ये इस तरह से डिफेंड करते हैं कि पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था क्या, पहले की सरकारों में बलात्कार नहीं होते थे क्या। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले की सरकार महाबेकार थी, चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तभी तो आपको मौका दिया, आपकी सरकार को तभी तो मौका दिया, और वो भी 2 बार मौका दिया। फिर आपकी सरकार भी अगर यही करेगी तो आपकी सरकार में और उनकी सरकार में क्या फर्क रह जाएगा सर। अगर आपकी सरकार भी चुप रहेगी, आपकी
सरकार भी राज्य को जल्दी देगी, इस तरह के वाहियात काम होते रहेंगे, तो फिर इस सरकार में और उस सरकार में क्या अंतर है क्या सर? यानी कि इन लोगों का कहने का मतलब है कि जो भी अच्छे काम होते हैं तो उसका जिम्मेदार तो मोदी है, लेकिन जो भी बुरे काम होते हैं उसका जिम्मेदार वो विपक्ष। इसलिए मैंने कहा कि ये वही लोग हैं जो खुद की बात को तो कॉमन सेंस कहते हैं और दूसरों की बातों को नॉनसेंस। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि चाटोकारिता के दौर के अंदर अब यूट्यूबर्स भी उतर चुके हैं। जय हिंद।